नमस्कार प्यारे बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी सेंटर में। और मेरा नाम है करण। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि आप सभी को पता ही है कि हमने अपना क्लास 12th का जो आपका सब्जेक्ट है हिंदी इलेक्टिव का, इसमें जो आपका दूसरा पुस्तक जिसका नाम है अंतराल भाग 2, ये हमने शुरू करवा दिया था। और इसका फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है सूरदास की झोपड़ी है वो हमने प्रोवाइड आपको करवा दिया है। ठीक है, तो यदि आपने नहीं देखा है तो क्या कर रहे हो, आप जाओ फटाफट देखो, हमारे चैनल पर आपको वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, आज हम दूसरा चैप्टर देखेंगे बिस्कोर की माटी। ठीक है, लेखक हमारे कौन है? विश्वनाथ त्रिपाठी। बुक देख सकते हो, आपकी दूसरी बुक है अंतराल भाग 2। चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। देखो, सबसे पहले समझते हैं जो आपका चैप्टर है बिस्कोर की माटी, इसका परिचय क्या है, यानी इसका इंट्रोडक्शन क्या है। ठीक है, पूरे चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे, क्या समझेंगे, किसके बारे में बातचीत है, ये सब समझेंगे। ठीक है, देखो यह पाठ लेखक की आत्मकथा, जो हमारे लेखक है विश्वनाथ त्रिपाठी जी, उन्होंने एक आत्मकथा लिखी थी जिसका नाम था नगात लाई, उसका एक छोटा सा अंश है। इसमें लेखक ने प्रकृति के साथ मनुष्य के संबंधों के बारे में बताया। इसमें जो लेखक ने ना प्रकृति और मनुष्य के बीच जो संबंध है ना उसको बताया। ठीक है, यह पाठ हमें ग्रामीण जीवन के बारे में भी बताएगा। इस पाठ में पूरा ग्रामीण जीवन के बारे में बताया गया। इस पाठ में गाँव का नाम बिस्कोर है। ठीक है, अब चैप्टर का नाम देखो, नाम क्या है? बिस्कोर की माटी, यानी जो बिस्कोर गांव है उसके बारे में पूरे चैप्टर में बताया गया। ठीक है, प्रकृति के बारे में, ठीक है, ग्रामीण जीवन के बारे में पूरे चैप्टर में बताया गया। प्रस्तुत पाठ में लेखक अपने गांव तथा वहां के प्राकृतिक परिवेश, ग्रामीण जीवन शैली, गांव में प्रचलित घरेलू उपचार तथा अपनी माँ से जुड़ी हुई यादों का वर्णन करता है। लेखक जो है हमारे इस पूरे पाठ में जो गांव होता है, ठीक है, उसका लेखक का जो गांव होता है विश्वनाथ त्रिपाठी जी का गांव, वहां के प्राकृतिक परिवेश, ग्रामीण जीवन शैली, गांव का जो लाइफ स्टाइल होता है, गांव में प्रचलित घरेलू उपचार, गांव के जो घरेलू उपचार होते हैं, और अपनी माँ से जुड़ी हुई यादों का वर्णन करता है। उसकी जो माँ होती है बिस्कोर की, उनसे जुड़ी हुई यादों का वर्णन करता है पूरे चैप्टर में। समझ गया बेसिक? क्या समझे कि जो एक बिस्कोर गांव है वहीं पे लेखक रहता है बचपन में, अपने गांव के बारे में बताता है, गांव की ग्रामीण सभ्यता, ग्रामीण जो जीवन शैली उसके बारे में बताता है, अपने माँ के साथ क्या लेखक के संबंध थे, माँ का जो प्यार था वो बताता है, सब चीज बताता है। आप बेसिक समझ गया ना? मैं आपको चैप्टर पूरा समझाता हूँ। देखो, सबसे पहले आपको टॉपिक आता है कोइया। कोइया एक जल पुष्प है, यानी फूल कह सकते हो आप इसको। ठीक है, देखो कोइया क्या है इसको समझते। देखो, कोइया एक प्रकार का जल पुष्प है, ये जल में उगता है। इसे कुमद और कोका बेली भी कहते हैं। अपना याद रखना, कोइया का दूसरा नाम क्या है? कुमद और कोका बेली। शरद ऋतु में जहां भी पानी एकत्रित होता है, ठंडी के मौसम में जहां भी पानी इकट्ठा होता है कोइया फूल उग जाता है। जहां पर भी आपको पानी इकट्ठा मिलेगा वहां पर कोइया फूल उग जाएगा। शरद की चांदनी में कोइया की पत्तियां तथा उजली चांदनी एक सी लगती है। शरद की जो चांदनी होती है उसमें कोइया की जो पत्तियां होती है ना, और उजली जो चांदनी होती है वो एक जैसे ही लगती है, क्योंकि कोइया की जो पत्ती है वो भी सफेद होती है और चांदनी भी सफेद होती है, दोनों कलर एक जैसे लगता है। इस पुष्प की गंध अत्यंत मादक, यानी बहुत ही ज्यादा इसकी गंध जो है वो ज्यादा अच्छी है। अब देखो हमारा टॉपिक आता है बच्चे का माँ के साथ संबंध, यानी जो एक बच्चा होता है ना उसका अपने माँ के प्रति क्या संबंध होता है उसको समझना। देखो, लेखक के अनुसार बच्चे का माँ से संबंध अद्भुत है। आपको पता है जो माँ है उसका जो एक बच्चा होता है ना उसके साथ संबंध जो बहुत ज्यादा बढ़िया होता है, अद्भुत होता है। ठीक है, इसको शब्दों में जो है कोई व्यक्ति व्याख्या नहीं कर सकता, मतलब बहुत ज्यादा गहरा प्रेम होता है। ठीक है, बच्चा जन्म लेते ही माँ के दूध को भोजन के रूप में ग्रहण करता है। जो बच्चा होता है वो बाल्य अवस्था से जैसे वो जन्म लेता है वैसे ही माँ का जो दूध होता है उसको सबसे पहले वो ग्रहण करता है। नवजात शिशु, यानी जो शिशु तुरंत जन्म लेते हैं उनके लिए दूध अमृत के समान है। जो शिशु जन्म लेते, मान लो कोई 2 दिन का है, या मतलब ज्यादा बड़े बच्चे नहीं होते, मान लो कह सकते हो 1 महीना, 2 महीना, 3 महीने के जो बच्चे होते हैं वो जो है उनके लिए जो माँ का दूध होता है वही एक अमृत के समान है। ठीक है, बच्चा माँ से सिर्फ दूध ही ग्रहण नहीं करता। लेखक यहाँ पे बता रहे हैं कि जो बच्चा है ना वो माँ से सिर्फ दूध ही ग्रहण नहीं करता, उनसे संस्कार भी ग्रहण करता है। बच्चा जो है उनसे संस्कार भी ग्रहण करता है, जिस कारण जो है पूरे समाज में चल पाता है, कहाँ उसको बोलना है, कैसे बोलना है, क्या बोलना है, कब बोलना है, और कैसे बातचीत करना है, सब जो संस्कार होता है, किस प्रकार बड़ों का आदर करना है, वो सभी संस्कार जो माँ से ही ग्रहण करता है, जिससे जो है वो पूरी दुनिया में चल पाता है। ठीक है, जो उसके चरित्र, यानी उसकी पर्सनैलिटी है, उसका जो व्यक्तित्व है उसका निर्माण करने में सहायक होता है। यानी जो व्यक्ति मान लो संस्कारी होगा तो वो कहीं ना कहीं अच्छे से पढ़ेगा लिखेगा तो आगे चल के कुछ बड़ा बनेगा और पूरे देश का नाम रोशन करेगा। ठीक है, मतलब व्यक्ति का जो पर्सनैलिटी होता है उसके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है संस्कार। ठीक है, अब देखो माँ का दूध। ठीक है, बच्चा सुबकता है। अब यहाँ पे जो लेखक है वो माँ के दूध के बारे में बता रहे हैं, गाँव में किस प्रकार माँ के दूध, मतलब किस प्रकार जो बच्चा माँ का दूध पीता है। देखो, बच्चा सुबकता है, रोता है, माँ को मारता है, और माँ भी कभी कभी मारती है। मान लो बच्चा गोरे में बैठा रहता है, कभी कभी गुस्से में
लात से मार दिया, हिलते डुलते रहता है, और उसकी मम्मी जो तो गुस्से में उसको एक दो मार भी देती थप्पड़, ठीक है। फिर भी बच्चा माँ से चिपटा रहता है, फिर भी जो बच्चा है वो अपनी माता से चिपटा ही रहता है। बच्चा माँ के पेट से गंध स्पर्श भोगता है। जो बच्चा है वो माँ के पेट में जब होता है तो माँ की जो गंध होती है ना, बच्चे को याद होती है। मान लो यदि 10 महिला को आप सामने खड़े कर दोगे तो बच्चे की जो माँ होगी ना, वो बच्चा पहचान लेगा, क्योंकि गंध है, जो एक खुशबू होती है उससे पहचान लेगा। बच्चा दांत निकलने पर टीसता है। टीसना मतलब होता है काटना, ठीक है। जब बच्चे के दांत निकलते हैं तो वो दूध पीते पीते जो है कभी कभार दांत ही काट लेता है, ठीक है, काट लेता है। अर्थात हर चीज को दांत से काटता है। जब बच्चे के नए नए दांत निकलते हैं ना, तो बच्चा जो है हर चीज को दांत से काटेगा, अपने कपड़े को चिबाएगा, हाथ को मतलब हाथ में जो कपड़े पहनेगा उसको चिबाएगा, ठीक है, सब मतलब दांत से काटते रहता है जब उसके नए नए दांत निकलते हैं तब। चांदनी रात में खटिया पर बैठकर जब माँ बच्चे को दूध पिलाती है। यहाँ पे एक दृश्य का वर्णन किया गया है। एक मान लो चांदनी सी रात है, चांदनी सी रात में जब माँ होती है वो खटिया पर बैठकर अपने बच्चों को दूध पिलाती है, तब बच्चा दूध के साथ साथ चांदनी के आनंद को महसूस करता है। तब जो बच्चा है अपनी माँ का दूध ही नहीं पीता, बल्कि जो है चांदनी का जो आनंद है ना उसको भी महसूस करता है। अर्थात चांदनी माँ के समान स्नेह, आनंद तथा ममता देती है। जिस प्रकार चांदनी जो है वो भी माँ के समान ही स्नेह, आनंद और ममता देती है बच्चे को, ठीक है। अब देखो हमारा अगला टॉपिक आता है विश्वनाथ पर अत्याचार। जो हमारे लेखक है विश्वनाथ जी, इनके ऊपर क्या अत्याचार हो गया, ठीक है, उनको समझते हैं। देखो, विश्वनाथ अभी माँ का दूध पीता था। विश्वनाथ जी जो है वो अपने माँ का दूध पीते थे कि उसके छोटे भाई का जन्म हो गया। उसके छोटे भाई का जन्म हो गया, अब जाहिर सी बात है, अब जो छोटा भाई का जन्म और ज्यादा अधिकार जो है छोटे भाई का ही होगा, ठीक है। माँ के दूध पर छोटे भाई का अधिकार हो गया, आप सभी को पता है, होगा, जाहिर सी बात है। विश्वनाथ का दूध छूट गया, विश्वनाथ का दूध ही छूट गया तो उसका छोटा भाई हो गया, तो छोटा भाई को जो है दूध का अधिकार हो गया, ठीक है। विश्वनाथ को उनके 3 साल होने तक, यानी जो 3 साल का उसके जो छोटा बच्चा मतलब जो है उसका छोटा भाई जब तक 3 साल का नहीं हो गया तब तक जो है उसकी पड़ोस की जो कैसेरिन दाई थी उन्होंने पाला। यानी जो है विश्वनाथ को जो है उनकी माँ ने नहीं, 3 साल होने तक, यानी 3 साल तक जो उसकी माँ ने नहीं बल्कि कैसेरिन दाई ने पाला। माँ का स्थान दाई ने ले लिया, माँ का स्थान आप देख सकते हो दाई ने ले लिया। यह विश्वनाथ पर अत्याचार हुआ। विश्वनाथ पर अत्याचार क्या हुआ कि विश्वनाथ का दूध छूट गया, उसका भाई जन्म हो गया छोटा वाला, और जो माँ का स्थान था वो एक दाई ने ले लिया, ठीक है। तो ये था हमारे विश्वनाथ पर अत्याचार, समझ गए आप। यानी जो हमारे लेखक है विश्वनाथ जी, उन पर क्या अत्याचार आप समझ गए कि उसका छोटा भाई हो गया लेखक का, तो वो माँ का दूध पीने लग गया, तो लेखक का दूध छूट गया, और लेखक को जो 3 साल तक पड़ोस की कैसेरिन दाई ने पाला, ये भी उसके ऊपर अत्याचार हो गया, ठीक है। अब देखो दिलसाड गार्डन में बत्तख। अब ये लेखक जो है एक दिलसाड गार्डन जो है उनमें जो बत्तख होते हैं ना उसके बारे में बताते हैं। यानी जो बत्तख जिस प्रकार अपने अंडों का ध्यान रखता है, तो ठीक उसी प्रकार जो उसकी माता होती है ना, वो भी जो है ना, जैसे मान सकते हो कि जो बत्तख है वो अपने अंडों को ध्यान रखता है, तो ठीक उसी प्रकार जो इंसान की जो माता होती है ना, वो भी अपने बच्चों का बहुत ज्यादा ध्यान रखती है, ठीक है। देखो क्या है समझते हैं। दिलसाड गार्डन में लेखक बत्तखों को देखता है। लेखक जो हमारे वो दिलसाड गार्डन में जाते हैं और बत्तखों को देखते हैं। बत्तख अंडे देते समय पानी को छोड़कर जमीन पर आ जाती है। आपको पता है जब बत्तख जो है वो ज्यादातर समय पानी में रहते हैं, लेकिन जब उनको अंडा देना होता है तो वो जमीन पर आ जाते हैं। लेखक ने एक बत्तख को कई अंडे को सेता देखा है। लेखक ने देखा कि एक बत्तख जो है वो बहुत सारे अंडे को से रहा है। लेखक को बत्तख की माँ तथा मानव शिशु की माँ में कई समानता दिखी। लेखक जो है ना, उसको जो बत्तख की माँ है और जो मानव शिशु की माँ है उसमें कई समानता दिखी। जिस प्रकार बत्तख पंख फैलाकर अंडों को दुनिया की नजरों से बचाए रखता है, यानी कि जिस प्रकार जो बत्तख है वो पंख फैलाकर भी जो है अब जो अंडे होते हैं ना उनको दुनिया की नजरों से बचाए रखता है, तो ठीक उसी प्रकार अपनी जो पैनी चोंच होती है, जो बत्तख की पैनी चोंच होती है, उसे सतर्कता और कोमलता से अपनी पंखों के अंदर छिपा कर रखती है। आपको पता है बत्तख की जो पैनी चोंचें होती है उनसे सतर्कता बचती है, और जो है कोमलता यानी प्यार से जो है अपने पंखों के अंदर जो है उन अंडों को छुपा कर रखती है। हमेशा निगाह कौवे की तरफ रखती है। कौवा जो होता है उसकी तरफ निगाह रखती है, कौवा जो है अंडों को नुकसान ना पहुंचा दे, ठीक है, उसकी तरफ नजर रखती है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार जो बत्तख है जो अपने अंडे को सेती है, दुनिया की बुरी नजरों से बचा के रखती है, कौवे से बचा के रखती है, तो ठीक उसी प्रकार जो मानव शिशु की माँ होती है, जो मनुष्य की माँ होती है, वो भी अपने बच्चों को दुनिया की नजरों से बचाती है। जो दुनिया की जो बुरी नजर है, जो बुरे विचार है, बुरे लोग हैं, उन सभी से बचाती है। कौन? तो मानव शिशु की माँ, ठीक है। उन पर आने वाली मुसीबत, जो उनके ऊपर मुसीबत आती है, उनको भाप लेती है पहले कि हाँ मेरे बेटे के ऊपर ये मुसीबत आने वाली है, और उनकी रक्षा करती है। समझ गए आप। यहाँ पे लेखक ने जो है बत्तख को जो है, बत्तख की जो माँ होती है ना, जो बत्तख जो होता है वो अंडे को जिस प्रकार से सेता है, तो ठीक उसी प्रकार जो इंसान की माता होती है वो भी अपने बच्चे का ध्यान बहुत ही अच्छे से रखती है। समझ गए आप। अब देखो हमारे आल्टो पे आता है लू और उपचार, ठीक है। लू और उपचार के बारे में समझते हैं। देखो गर्मियों की दोपहर में लेखक के घर में, ठीक है, गर्मियों की जो दोपहर की होती है, जब गर्मी में दोपहर होता है तो लेखक घर से चुपचाप बाहर निकल जाता है।
लेखक होता है कि चुपचाप जो है घर में बिना किसी को बताए गर्मी के समय लू में बाहर निकल जाता है। लू से बचने के लिए माँ धोती या कमीज गांठ लगाकर प्याज, ठीक है, यानी देखो किसी व्यक्ति को लू लग जाए उससे बचने के लिए जो है क्या घरेलू उपचार था, तो लू से बचने के लिए माँ जो है बच्चे की माता वो धोती या कमीज से गांठ लगाकर प्याज बांध देती थी। जो धोती या कमीज होता है ना उसमें प्याज डाला और गांठ लगाकर बांध दिया। लू लगने पर कच्चे आम का पन्ना पिया जाता था। आम को भूनकर या उबालकर गुड़ या चीनी में उसका शरबत भी पिया जाता था। उसे दिन में लेपा भी जाता था और उसे नहाया भी जाता था और उससे सिर भी धोया जाता था, ठीक है। यानी कच्चे आम का जो पन्ना उसको पी लिया जाता था, उसको भूनकर उबालकर गुड़ चीनी, ठीक है, गुड़ या चीनी में उसका शरबत पिया जाता था, फिर उसको देह में लेपा जाता था, फिर नहाया जाता था और फिर सिर भी धोया जाता था, ठीक है। तो ये लू से बचने के उपचार थे, ठीक है। अब देखो बिस्कोहर में बरसात। अब लेखक बता रहे हैं जो उनका बिस्कोहर गांव है उनमें बरसात का जो क्या जिससे उसका वर्णन करते हैं, ठीक है। देखो बिस्कोहर में बरसात आने से पहले ही बादल ऐसे घिरते हैं कि दिन में ही अंधेरा हो जाता है। लेखक बताते हैं कि बिस्कोहर जो गांव है ना उनका, वहां पे बारिश आने से पहले बादल घिर जाते हैं, पूरे काले काले, पूरा काला जो दिन है वो ढक जाता है, लगता है रात सी हो गई है। बरसात कई दिन तक होती थी, मतलब बरसात जो बहुत ही लंबे समय तक होती रहती थी, जिसके कारण कच्चे घरों की दीवारें गिर जाती थी। मान लो गांव में जिसका कच्चा घर उसकी दीवारें गिर जाती थी तथा घर जो धस जाता था जमीन के अंदर, ठीक है, घर जो जमीन के अंदर धस जाता था। बरसात आने पर पशु पक्षी सभी पुलकित उठते थे। पुलकित मतलब प्रसन्न हो जाना, खुश हो जाना। जैसे बरसात आती थी उनको जो तपती हुई गर्मी से राहत मिलता था और वो खुश होकर नाचने गाने लगते थे, मतलब खुश हो जाते थे, ठीक है। बरसात में कई कीड़े, ठीक है, जो कई कीड़े होते हैं वो भी निकल जाते थे। उमस के कारण मछलियां मरने लगती है। आपको पता है बरसात के समय उमस भी हो जाता है, ठीक है, मतलब पूरा चिपचिपा सा माहौल हो जाता है, तो कई मछलियां जो होती है वो मरने भी लग जाती है। पहली बारिश में दाद खाज फोड़े फुंसी, ठीक है, दाद खाज फोड़ा फुंसी जो है वो ठीक हो जाता है, ठीक है। नहीं पहली बारिश में जो है व्यक्ति नहाएगा उसको दाद खाज फोड़ा फुंसी ठीक हो जाएगा, ठीक है। तो ये था हमारा बिस्कोर में बरसात का। और देखो गाँव के सांप। अब जो बिस्कोर गाँव है उसमें कौन कौन सांप होते हैं उनके बारे में लेखक ने क्या बताया वो समझते। देखो मैदानों, खेतों तथा तालाबों में कई प्रकार के सांप होते हैं। आपको पता है मैदानों में, खेतों में और तालाबों में कई प्रकार के सांप होते हैं। सांप को देखने में डर तथा रोमांच दोनों है। सांप को आप देखोगे तो आपको डर भी लगेगा और मजा भी आएगा। डोढा, आप नाम देख सकते हो सांप का है, डोढा और मजगिदवा विषहीन होते हैं। विषहीन मतलब जिसमें जहर ना हो। डोढा और जो मजगिदवा ये विषहीन सांप होते हैं। डोढा को बावन जाति का मानकर मारा नहीं जाता है। जो डोढा सांप होता है उसको बावन जाति का मानकर मारा नहीं जाता है। धामिन भी विषहीन होता है। धामिन जो सांप है वो भी विषहीन होता है। गोर, कड़ाइच, भटिया तथा गेहूंवंत खतरनाक है। बहुत ज्यादा खतरनाक सांप है। कौन? तो घोर, कड़ाइच, भटिया तथा गेहूंवंत, ठीक है। जिसमें से सबसे अधिक गेहूंवंत खतरनाक है। जिसमें सबसे ज्यादा खतरनाक कौन है? गेहूंवंत, ठीक है, जिसे फेंटारा भी कहते हैं। गेहूंवंत को जो है हम फेंटारा भी कह देते हैं, ठीक है। तो ये था हमारे गाँव के सांप के बारे में। अब देखो गाँव में फूल और दवा, यानी गाँव में किस प्रकार से फूल जो है फूल से दवा किया जाता है वो समझते हैं, ठीक है। नहीं फूल के द्वारा जो है किस प्रकार जो है उपचार किया जाता है उसको समझते हैं। देखो गांव के लोग प्रकृति के बहुत निकट है। आपको पता है गांव के जो लोग जो होते हैं उनका काम होता है प्रकृति जुड़े रहते हैं। हर चीज उनके प्रकृति, जो प्रकृति से पेड़ काटेंगे, खाना बनाएंगे, मतलब सब चीज प्रकृति से जुड़े हुए होते हैं। लेखक के अनुसार फूल केवल गंध ही नहीं देता। लेखक बता रहे हैं कि फूल जो है ना वो केवल आपको गंध ही नहीं देगा बल्कि दवा भी करता है, दवा भी देता है। फूल से आपको पता है बहुत सारी औषधियां बनती है, बहुत सारी दवाई फूल के पत्तों से बनते हैं। क्योंकि गाँव होता है, गाँव में कई रोगों का इलाज जो है फूलों द्वारा किया जाता है। आपको पता है गाँव जो होगा वहां पर जो है कई रोग होते हैं ना, गाँव में जो है ना कई रोगों का जो इलाज है ना वो फूलों के द्वारा किया जाता है, ठीक है। आपको पता है गाँव में जो है कई रोगों का इलाज जो है फूलों के द्वारा किया जाता है, ठीक है। फूलों की गंध से महामारी, फूलों की जो गंध होती है ना उससे महामारी, देवी, चुड़ैल आदि का संबंध जुड़ा जाता है। यानी फूलों गंध से जो है हम जो महामारी से बच जाएंगे, ठीक है, मतलब हमें महामारी, देवी आदि चुड़ैल से हम बच जाएंगे। गुड़हल के फूल को देवी का फूल मानते हैं। गुड़हल का जो फूल होता है उसको देवी का फूल मानते हैं। बैर के फूल सूंघने से बर रहे, ठीक है, जो बैर का जो फूल था उससे सूंघने से बर रहे दूर खत्म हो जाते हैं। ततैया का डंक झड़ता है, ठीक है, बैर का जो फूल था बरे से ही होते हैं और ततैया का डंक झड़ता है। आम के फूल कई रोगों के उपचार में काम आते हैं। आम के जो फूल होते हैं उससे कई रोगों के उपचार में काम आते हैं। नीम के पत्ते और फूल चेचक में रोगी के समीप रखते हैं, ठीक है। नीम का जो पत्ता, मान लो किसी व्यक्ति को चेचक हो गया तो नीम के पत्ते को जो रोगी है उसके समीप उसके पास रखते हैं तो वो ठीक हो जाता है, ठीक है। तो ये हमारा फूल और दवा, ठीक है। अब देखो आता है हमारा टॉपिक प्रकृति और नारी। यानी कि देखो यहाँ पे लेखक ना एक जगह जाते हैं और जाने के बाद उन्होंने एक ऐसी नारी को देखा जो उनको प्रकृति के समान लगी। जिस प्रकार प्रकृति सुंदर है नारी सुंदर लगी, प्रकृति अच्छी है नारी अच्छी लगी, ठीक है। कौन सी नारी होती है वो समझते देखो।
अपने एक रिश्तेदार के घर लेखक ने एक अपनी उम्र से बड़ी औरत देखी। लेखक ने जो एक अपनी उम्र से बड़ा एक औरत देखी जिसकी सुंदरता लेखक के हृदय में बस गई। उसकी वो इतनी सुंदर औरत थी ना, उसकी सुंदरता जो है लेखक के हृदय में बस गई। लेखक को प्रकृति के समान ही वह औरत आकर्षक लगने लगी। जिस प्रकार प्रकृति मनमोहक होती है, आकर्षक होती है, ठीक उसी प्रकार जो लेखक को वो औरत भी आकर्षक लगने लगी। प्रकृति के समस्त दृश्यों, जूही की लता, चांदनी की छटा, फूलों की खुशबू में उन्हें वह औरत नजर आने लगी। मतलब हर तरफ जो लेखक को वो औरत नजर आने लगी। लेखक को लगा सुंदर प्रकृति नारी के रूप सजीव रूप में आ गई। यानी जो लेखक को लगा कि सुंदर प्रकृति नारी के सजीव रूप में आ गई। यानी जो प्रकृति है वो इतनी सुंदर है, वो एक सजीव रूप में एक नारी के रूप में आ गई है धरती पर। ठीक है, लेखक जिस औरत को देखकर समस्त प्रकृति के सौंदर्य को भूल गया, उससे अपनी भावनाओं का इजहार न कर सका। यानी लेखक जो है उससे अपनी भावनाओं का इजहार, उनसे बात नहीं कर सका। वह सफेद रंग की साड़ी पहने रहती है, आंखों में एक व्यथा लिए दिखती है, वह इंतजार करती हुई दिखती है। लेखक के लिए वह संगीत, मूर्ति, नृत्य आदि कला के हर आस्वाद में मौजूद है। ठीक है, मतलब हर तरह जो है एक कहे तो लेखक वह इंतजार करती हुई दिखती है। लेखक के लिए वह संगीत भी है, मूर्ति भी है, नृत्य भी, मतलब हर चीज जो है लेखक के लिए वो औरत है। लेखक के लिए हर सुख दुख से जोड़ने की सेतु। लेखक जो है उस औरत को हर सुख और दुख से जोड़ने की सेतु बताता है। उसे नारी प्रकृति की तरह ही लगने लगी। लेखक को जो है वो नारी जो है ना वो इतनी सुंदर थी कि उसको प्रकृति की तरह ही लगने लगी। लेखक को नारी, ठीक है, लेखक को जो नारी वो प्रकृति की तरह लगने लगी, क्योंकि नारी भी सुंदर थी और प्रकृति भी सुंदर है। ठीक है, तो ये था हमारा आज का वीडियो। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया हो। पसंद आया तो एक लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें और कमेंट में अपना फीडबैक जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। तो फिर मिलते हैं अपने अगले किसी और वीडियो में। तब तक के लिए सभी को थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।